Hello student, welcome to my channel. I am going to explain Coulomb's law in vector form and limitations of Coulomb's law, principle of superpositions of charge. Let's start Coulomb's law in vector form. तो Coulomb's law in vector form में एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे इसको कैसे. पहला है, फर्स्ट हम जानते हैं कि जब दोनों पॉजिटिव चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हों, जैसे यहाँ पर है +Q1 और दूसरा हमारे पास है सेकेंड चार्ज में हमारा पॉइंट चार्ज भी किया Q2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हों और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम मान लेंगे R. तो इसमें क्या ये फर्स्ट चार्ज पर Q1 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा Q2, तो ये होगा F12. इसको कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2. और ऐसे ही Q1 क्या करेगा, Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो होगा F21. तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये 1 वाला बात है. Q1 जो Q2 जो है Q2 पर जो है Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है. और यहाँ पर दूसरा हो जाता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर है, अलोंग ये है क्या Q1 से क्या है Q2 है, और एक इधर को लगेगा यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर ये भी इसको ये हमारा होगा R21. अब बताएंगे ये डिस्टेंस क्या है. तो यहाँ पर जो फोर्स है, तो यहाँ जो Q1 और Q2 है, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 जब ग्रेटर देन 0 होगा, ये मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, तब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पर, या रिपल्सिव कुलम्बियन फोर्स भी कहते हैं, रिपल्सिव कुलम्बियन फोर्स लगेगा. अब ये में ग्रेटर देन यहाँ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो फोर्स होगा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा. तो ये मेन हमारे पास है. अब यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें F12, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0. जब दोनों ये चार्जेस कहाँ पर रखे हों, वैक्यूम में रखो, यहाँ की नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर की नहीं होगा, तो Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन यहाँ लिखेंगे वेक्टर. अब देखिए फोर्स F12 की डायरेक्शन इधर को है, राइट टू लेफ्ट है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या, अब यहाँ पर ये नहीं लेंगे यूनिट वेक्टर ये लेंगे. देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ F12 की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर R21 की डायरेक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 लेंगे. ये ध्यान देना है हमें, जब यहाँ रिपल्सन फोर्स होगा तो यहाँ पर लिखेंगे. तो यहाँ ये ध्यान देना है कि अब इसकी जो इसको जो हम यहाँ लिखते हैं R21 जो यूनिट वेक्टर है, इसको लिखते हैं R2 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड R ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड R. तो इसको बोलते हैं इसके यहाँ पर यूनिट वेक्टर है हमारे पास. ये यूनिट वेक्टर्स और ये हमारा ये यूनिट वेक्टर्स पॉइंटिंग हो रहा है फ्रॉम Q2 टू Q1. तो इस या डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है Q2 से Q1 की ओर है. और जो जो यहाँ पर फोर्स है F12 फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो क्या फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको ये लिखेंगे, ठीक है, या फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2. क्लियर.
ऐसे कि नेक्स्ट ऐसे ही फोर्स देखिए यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, F12 और F21 रिपल्सिव फोर्स हैं। तो ऐसे सिमिलरली हम किसको लिखेंगे, F21, तो F21 इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिखेंगे R12 लिखेंगे। R12 देखिए R12 जो ऊपर है, R12 डायरेक्शन से Q1 से कहाँ की ओर है, Q2 की ओर है, और ये F21 की डायरेक्शन भी उधर को है, तो लेफ्ट टू राइट है, तो इसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, इसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पर लिखेंगे R12 ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपने 11 में पढ़ा, तो यहाँ लिखते हैं R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग हो रहा है, पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, ये Q1 से Q2 हो रहा है। और फोर्स जो यहाँ पर फोर्स लिखेंगे, और फोर्स यहाँ पर हमारा फोर्स है F21, इसका मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर? तो क्लियर, ये वेक्टर फॉर्म में ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हैं, बट दोनों फोर्स इक्वल हैं, बट इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसको भी ये क्या करते हैं, इसका भी इम्पोर्टेंस है, न्यूटन थर्ड लॉ को भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करते हैं। अब ये क्योंकि दोनों इक्वल बट अपोजिट हैं। अब नेक्स्ट है व्हेन बोथ चार्ज वन पॉजिटिव अदर चार्ज निगेटिव। अभी तो हम जो फिगर हम यहाँ शो कर रहे थे, अब यहाँ पर एक है प्लस Q1 और ये दूसरा हमारा है माइनस Q2। अब इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा R12, इधर का यूनिट वेक्टर इधर होगा R21। यहाँ फोर्स क्या, अट्रैक्शन फोर्स F12, और इधर फोर्स ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स, तो ये F21। यहाँ पर क्या है, Q1 और Q2 लेस देन 0 है निगेटिव में, और वहाँ Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव था पहले वाले में, पॉजिटिव में यहाँ लेस देन निगेटिव। इसका मतलब है रिपल्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगा, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स था, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगी। यहाँ जो फोर्स होगा, यहाँ पर कोलिमिनेटिंग फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कुल यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है। जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव कोलिमिनेटिंग फोर्स होगा। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म, इसमें भी वेक्टर फॉर्म तो वही सेम होगा जैसे ऊपर लिखा था सेम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। F12 तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है F12 की डायरेक्शन और R12 जो यूनिट वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ R12 लिखेंगे। जबकि ऊपर वाले जो हमने लिखा रिपल्सन वाले में क्या लिखा था, यहाँ पर 21 लिखा था, ठीक है, सेम, ठीक। और नेक्स्ट F21 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर, लेकिन यहाँ होगा R, ये ध्यान रखना है R21 होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स है हमारा F21 और यूनिट वेक्टर R21 की डायरेक्शन सेम है, तो ये ध्यान रखना है इसमें, रिपल्सिव फोर्स में ये चीज़ ध्यान रखना है। अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन फोर्स में देखना है, रिपल्सन में थोड़ा चेंज होगा, ये चीज़ चेंज, यूनिट वेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो इसकी यूनिट वेक्टर की R12 की वैल्यू आप जानते हैं, यूनिट वेक्टर की R21 की वैल्यू जानते हैं, ऊपर बता चुके हैं। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर जो दोनों फोर्स हैं, देखिए जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं F12 और F21 दोनों इक्वल बट अपोजिट हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। सेकेंड, इसका लिमिट जो हमारे पास है, इम्पोर्टेंस है। और जो
इनकी जो डायरेक्शन है, जो फोर्स एक्टिंग करें, सो ज्वाइन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हो, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग में फोर्स कार्य कर वर्क कर रही है, एक्टिंग कर रही है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। जो फोर्स कुलेविनियन फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, या कंजर्वेटिव फोर्स। हम 11 में पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। इनकी सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करते हैं, इसके अलोंग फोर्स कर एक्टिंग कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब ये बहुत ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमारे पास कहा गया कि जो हमारे पास अब जो ये हमारा जो कुलिमियन फोर्स हैं या और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में कंपेयर करें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम अब इसके बाद कंपेयर करेंगे कुलिमियन फोर्स और ग्रेविटी। अब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, माना सपोज आपके पास है ये दोनों चार्ज है, हमारे पास चार्ज है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है। और इन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इसका मास m ही होता है, इसका मास m ही होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यहाँ मास में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इनके बीच, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, जो कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का, आप यहाँ फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल में काम आता है। ये 43 टाइम्स किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल। ये जबकि चार्ज है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन, जब दोनों इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 टाइम ज़्यादा होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन दोनों, एक प्रोटॉन हो, ये चार्ज जो हमारे पास हो, एक ये प्रोटॉन हो, प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन हो, तो इसका चार्ज प्लस ई होता है, इसका चार्ज भी क्या होता है, प्लस ई होता है। और मास तो mp, इसका मास mp। तो इनकी भी जो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो 10⁻36 टाइम ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। फॉर्मूला आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Fe बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 चार्ज और मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ले, डिस्टेंस हमारे पास, और दूसरा हम यहाँ पर Fg ग्रेविटेशनल फोर्स लें, G कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 10⁻11। तो यहाँ पर ये मास मास m1 m2, एक मास ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अपॉन r², इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो ये आएगी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये हमारे पास है कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक बताएंगे, जो हमारे पास है जो मल्टीपल फोर्सेस हमारे पास हैं, मल्टीपल फोर्स जो फोर्सेस हैं। अब हम बताएंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास हों, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भी सुपरपोजिशन ऑफ भी आप पढ़ चुके हैं, वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वैसे सुपरपोजिशन ऑफ, तो ये, तो इसके बारे में समझें, इसका स्टेटमेंट आपको समझें क्या स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो इसका स्टेटमेंट क्लियर करें। तो इसका स्टेट दैट व्हेन द नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरैक्टिंग, बहुत से नंबर ऑफ चार्ज इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges. If
द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। यदि जो अदर चार्ज हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं उसमें से एक चार्ज पर अदर चार्ज से फोर्स अप्लाई होगी। अभी इसका फिगर हम बना रहे हैं, बहुत सारे चार्ज बना। सपोज चार्जेस हमारे पास एंड पॉइंट माना चार्ज हमारे पास Q1 Q2 Q3 एडेस Q4 एडेस Qn चार्जेस हैं हमारी इतनी कंजिस्ट हैं। तो ये जो नंबर ऑफ चार्ज व्हेन नंबर ऑफ चार्ज इंटरेक्ट हो रहे हैं तो टोटल फोर्स एक से एक चार्ज पर Q1 पर फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज मैंने Q1 पर फोर्स लग रहे हैं अदर चार्जेस से। तो वेक्टर सम ऑफ फोर्स एग्जेट वेक्टर सम इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी हमारे पास, तो ये कह रहा है कि F फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस, तो उनका तो क्या करना है वेक्टर सम निकालना है। और जबकि उनके बीच का जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते, नो इफेक्ट। तो इसको लिखते हैं F12 फिर F13 प्लस F14, ये हमारे पास होंगे। इस टाइप का वेक्टर सम करेंगे यहाँ पर, ये वेक्टर सम लिखेंगे F, ये वेक्टर सम है डेडेस लास्ट में प्लस कर सकते हैं F1n n चार्ज हमारे पास है। तो इन चार्ज से ये चार्ज हमारे पास सभी चार्ज क्या कर रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Qn Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जबकि दूसरे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनको इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। तो इसको अभी हम फॉर्मूला अब फॉर्मूले इसको फिगर बना दें, फिगर बनाएं इसको। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए तो ये Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3, ये पोजीशन वेक्टर होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये R2 है, ये R1 होगा, R1 है, ये R3 है पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है पहले Q1 के Q2 के लिए, ये Q1 के लिए, ये Q3 के लिए। अब क्या करेगा ये चार्ज ये Q2 क्या Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे हमने लिखा था यहाँ पर कि F12 फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1, इधर ये फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स होगा F12, और ये फोर्स जो अप्लाई कर रही और Q3 Q1 पर अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स क्या फोर्स F13, दो फोर्स अप्लाई होगी। और इन जो इसको आगे बढ़ाएंगे रिजल्टेंट है, इस फोर्स को आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ाएं, ये हमारा थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो इसको थोड़ा सा इसको आगे ये बढ़ाई, तो ये हमारा फोर्स है F1। तो F1 ऐसे सिमिलरली ऐसे n फोर्सेस होंगे हमारे n चार्जेस हैं, तो वैसे भी F ऐसे निकालेंगे F, तो ये ऐसे करके हम जो रिजल्टेंट निकालते हैं F1, ये किसके लिए F2 और F3 के लिए ऐसे निकालते रहेंगे, तो ये F1 होगा। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ फोर्स क्या अब हम मतलब पढ़ चुके हैं, F1 अभी बताया था, वेक्टर फॉर्म बताया, F12 इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर क्या लेंगे Q1 और Q2 ये किस डिस्टेंस है इनके बीच, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं R, ये हमारे पास है R12 है, R12, तो R12 इसको लेंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पर R12 कैप होगा, तो इसकी डायरेक्शन भी वही, तो इसको लिखेंगे R12 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को यहाँ लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर ये लिखेंगे। अब R21 वेक्टर लॉ, ये ट्रायंगल लॉ देखिए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ये प्लस दिस इक्वल टू दिस होता है। अब पढ़ चुका ट्रायंगल लॉ, तो यहाँ पर जो R12 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होता है, ये R1 है, तो इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ये वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको अब इसकी ये वेक्टर पोजीशन इसको ये लिखेंगे
अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको। अब इसको तो ये डिस्प्लेसमेंट है, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको अब अब इसको R12 को यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं R12 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी आप यहाँ पर जो है इसको भी हम वही लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं या R12 का मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसको अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, R12 की वैल्यू क्या है, वेक्टर R माइनस ये लिखेंगे अपॉन नीचे हो जाएगा, नीचे इसको लिख सकते हैं R1 डायगोनल बड़ा है तो R1 ये बड़ा है R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसलिए इस फॉर्म को इसको लिख सकते हैं इसको लिखेंगे F12 को, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इसको भी हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R का होल स्क्वायर डॉट यहाँ लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड या ये मॉड लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो बाद में इसको क्या करते हैं, क्यूब कर देंगे, सेम है क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब और ऊपर हमारा बचेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारा आ गया। तो ऐसे करके हम ऐसे हम क्या निकालेंगे, उसके लिए दूसरे सेकेंड वेक्टर उसके सभी के लिए निकालेंगे, सब में केवल क्या डिस्टेंस, ऐसे फिर F इन सबको रखेंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकल जाता है। तो ये हमारा थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। थैंक यू।